जियोपॉलिटिक्स के गेम में आपको एक प्लेयर के साथ कई तरह की चालें एक साथ चलनी पड़ती है। अगर दो बड़े प्लेयर्स आपस में दुश्मन बन रहे हैं, एक प्लेयर चाहता है कि आपके साथ उसका रिश्ता मजबूत हो जिससे कि दूसरे को न्यूट्रलाइज किया जा सके। यानी कि यूएसए और चाइना अगर बड़े प्लेयर हैं और आपस में कन्फ्रंटेशन वाली रिलेशनशिप में चल रहे हैं और यूएसए इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और क्लोज करना चाहता है जिससे कि चाइना को काउंटर कर सके, तो यहां पर इंडिया को कई तरह की चालें चलनी है ना। और इस एडवर्सरी रिलेशन में अगर हमारे लिए नए अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर ओपन हो रहे हैं तो उसको हार्नेस करना चाहिए, क्योंकि इतिहास दूसरा मौका नहीं देता। राइवलरीज के बीच में अपॉर्चुनिटीज खोजकर कई देश महान बन गए हैं, बिग पावर बन गए, इकोनॉमिक मिलिट्री पावर। चाइना, यूएसएसआर और यूएसए के बीच की रिलेशनशिप, कोल्ड वॉर वाली पॉलिटिक्स, इस राइवलरी के बीच में उसने यूएसए के साथ क्लोजनेस करके अपनी इकोनॉमिक पावर को एक बड़ा लीप दिया कि नहीं दिया? दिया। क्वांटम लीप कहा जाता है। इतनी बड़ी उछाल मॉडर्न टाइम में किसी और देश ने नहीं ली। तो अगर यूएस एंड चाइना के बीच की राइवलरी है, यूएस कह रहा है कि हमें डी रिस्क करना है, डीकपल करना है फ्रॉम चाइना, तो ठीक है, हमें भी इसमें अपॉर्चुनिटी खोजनी पड़ेगी। इसी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस में कन्फ्रंटेशन है तो कोऑपरेशन भी है। चाइना के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि इंडिया एंड चाइना हैव लॉट मोर कन्वर्जेंसेस देन डाइवर्जेंसेस। इट इज वेस्ट विच वांट्स इंडिया टू गो अगेंस्ट चाइना। ये तो पश्चिम है जो भारत को चाइना के खिलाफ कर रहा है, नहीं तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। तो इंडिया ने कहा अच्छा, और जो हमारे बॉर्डर पर चल रहा है, जो आप कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहे हो, उसका क्या? कई बार आप न्यूज़ में केवल ये नैरेटिव्स देखते हो और अपनी ओपिनियन इंटरनेशनल रिलेशंस पर बना लेते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, साथ साथ में ऐसी चालें भी चलनी होती हैं जिससे कि आप कन्फ्रंटेशन में रहते हुए भी दूसरे से बेनिफिट ले लो। अब जरा मेक इन इंडिया की बात करते हैं। दशकों से कितने इकोनॉमिस्ट कहते रहे कि इंडिया को अगर नेक्स्ट बड़ी लीप लेनी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करके आएगी, लेकिन क्या मेक इन इंडिया के बाद भी भारत क्या एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बन पाया? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं बन पाया। जरा मैं कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा विच यू कैन बी प्राउड ऑफ। देखिए 2014 का डेटा, ये मैं बात कर रहा हूं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की, तो 18,900 करोड़ के आसपास का मैन्युफैक्चरिंग था एक साल का। इतने का स्मार्टफोन हमने बनाया। लेकिन 2024 वाला जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें है 4,14,000 करोड़। कितने गुना इंक्रीज हुआ है कोई अंदाजा लगा सकता है? एक्चुअली 21 गुना बढ़ा है, 21 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 21 टाइम्स इंक्रीज हुआ है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में जो टोटल फोन्स अभी सेल हो रहे हैं उसका 97% कहां पर असेंबल हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। प्लस जो टोटल में 4,14,000 करोड़ की जो आपको ये फिगर बताई, इसमें से 31% ऐसा है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा हाईलाइट करूंगा कि प्राउड होने वाली बात तो है, लेकिन अभी भी हम मेजर असेंबलर हैं। बड़ी फैक्ट्रीज इंडिया में लग रही हैं, इसमें सैमसंग भी है, एप्पल भी है, आउटसोर्स जो चाइना से यहां पर हुआ वो भी फैक्टर है, लेकिन इसमें असेंबलिंग इज मेजर कंपोनेंट। लेकिन चाइना जैसा जो पुश मिलेगा वो तब मिलेगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग, जो कोर मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें छोटे कंपोनेंट से लेकर फिनिश्ड गुड तक की मैन्युफैक्चरिंग की जो सप्लाई लाइन है वो इंडिया में ही तैयार होगी। लेकिन सफर लंबा है। अब वन डे में तो रोम भी नहीं बना था, है कि नहीं? इट टुक टाइम। चाइना भी कोई 1-2 साल में नहीं बना, 10 साल में नहीं बना। 1980 के दौरान जो उनकी इकोनॉमी में मेजर ट्रांजिशन आया उसका रिजल्ट हम आज के टाइम पर देख रहे हैं। और आप कहेंगे कि सर इंडिया में तो जो मैन्युफैक्चरिंग अभी है वो तो सर थोड़ा लो क्वालिटी गुड की होगी, राइट? लेकिन जरा थोड़ा मैं हिस्ट्री में लेकर जाऊंगा इन इकोनॉमीज की। देखिए चाइना, साउथ कोरिया, जापान, जब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ट्रांजिशन किया था तो उस समय पर ये भी चीप क्वालिटी गुड्स बना रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी चीप क्वालिटी गुड्स बनाएं, लेकिन पॉइंट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, हाई क्वालिटी गुड्स के लिए हमें पूरी सप्लाई चेन चाहिए होती है। हर तरह का डिस्ट्रीब्यूटर आपकी इकोनॉमी में मौजूद होना चाहिए। छोटे छोटे कंपोनेंट आपके पास ही बनने चाहिए, तभी जाकर टोटल कॉस्ट आपकी कम होती है। लेकिन उसके लिए सरकार के सपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का पुश भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है। तो इन्होंने लो कॉस्ट गुड्स बनाए, उस समय वास्ट फैक्ट्रीज बनाई, सेमी स्किल्ड
अनस्किल्ड, स्किल्ड, हर तरह की लेबर फोर्स के लीजन का इन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद अब इन्होंने ट्रांजिशन कर लिया हाईटेक सेक्टर में। तो अगर इन्होंने ट्रांजिशन किया है तो यस, वी आर गोइंग टू डू एज वेल। लेकिन हमारे यहाँ जो स्किल वाला कंपोनेंट है, इसके लिए जो इंडिया ने प्रोग्राम स्टार्ट किए, कहा गया कि वो उतने फ्रूटफुल नहीं हुए। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहां पर सरकार फोकस कर रही है और अगर सबकी अवेयरनेस रही, पार्टिसिपेशन रहा, तो यस, वी आर गोइंग टू अचीव दैट। जैसे स्टार्टअप्स को एकेडमिया के साथ कनेक्ट किया जाए, यानी कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, कुल मिलाकर इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, उनके साथ मिलकर एग्जैक्ट स्किल्स को के लिए ट्रेन करें जो हमारी कंपनीज को चाहिए। आप कहेंगे तो जेनरिक सी बात है, कुछ इस पे हो भी रहा है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इस प्रोग्राम का, NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। यानी कि आप अप्रेंटिस पर रखते हैं, यानी कि ट्रेनिंग पर रखते हैं, कुछ पेमेंट भी आप करते हैं, लेकिन पेमेंट का जो पोर्शन है वो सरकार आपको देगी, विशेष रूप से MSME सेक्टर को पुश करने का और उसमें जो जॉब्स हैं उसको पुश करने का एक तरीका है। क्योंकि मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इंडिया में जॉब्स हैं वो MSME सेक्टर में है। तो दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। अभी हम उस ट्रैक पर हैं। अब जो मेजर पुश इंडिया में हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें जो PLI स्कीम है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड जो सब्सिडी स्कीम है, वो भी इसका एक रीजन है। जो इंसेंटिव सरकार दे रही है, फेज मैन्युफैक्चरिंग स्कीम PMS, वो भी इसका एक रीजन है। अच्छा, अब जरा इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में जाइए जरा, क्या हो रहा था 2020 में, खासकर पहले 17 और फिर 20, डोकलाम, गालवान, उसके बाद हमने देखा कि टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्या उन टेंशन का इफेक्ट आपने किसी तरीके से इंडिया और चाइना के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसी पर देखा था? याद आना चाहिए, जी हाँ, हमने देखा था। कारण, क्योंकि उसके बाद इंडिया ने कहा अच्छा चलो, जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रहा है हम उस पर पैनी नज़र रखेंगे। कहने का मतलब ये है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया और US क्लोज आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं। तो ऐसे में चाइना इज सेइंग कि अच्छा, हमें तो इससे गफलत, मतलब वी आर अगेंस्ट इट, यू शुड, मतलब USA में यूज इंडिया एज अ वे टू काउंटर चाइना। तो हमने कहा कि देखो, इंडिया को अगर USA का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर कुछ एडवांटेज मिलता है तो वी आर गोइंग टू टेक दैट एडवांटेज, राइट। लेकिन फिर हमने देखा कि चाइना क्या एडवांटेज ले रहा है। जैसे इंडिया और आसियान देशों के बीच में, आसियान यानी कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें कि 10 देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उनके साथ हमने FTA साइन किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि अगर इन देशों की, जैसे कि म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड सो ऑन, इन देशों से, सिंगापुर एटसेट्रा, इन देशों से अगर इंडिया की तरफ अगर कुछ गुड्स आते हैं, ट्रेड होता है, तो हम उस पर इंपोर्ट बहुत कम कर देते हैं, इंपोर्ट टैक्स कम कर देते हैं, जिससे इंपोर्ट पुश हो जाता है इनका। तो हमने देखा अच्छा, ये ज़्यादा समझदारी दिखा रहा है चाइना। चाइना ने इंडोनेशिया में, वियतनाम में अपनी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग बेस बना दिए और कहा कि देखो, अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट जो ट्रेड कर रहे हैं इंडिया में, तो उस पर तो इंडिया जो है कई सेक्टर्स में सेफगार्ड ड्यूटी यूज़ कर रहा है। सेफगार्ड ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देता है। लेकिन अगर तुम्हारा मुखौटा लगाकर कि हम तुम्हारे देश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, वो लगा कर करेंगे, तो हम इंडिया के साथ FTA का फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो इंडिया ने कहा अच्छा ठीक है, अब समझदारी देख ली हमने आपकी। अब यानी कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज़ हैं इन देशों की भी, और वो इंडिया में इसका फ़ायदा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो उसको हमने रिव्यू कैटेगरी में डाल दिया था। तो ये हमने किया। प्लस आपने सुना होगा कि चाइनीज़ ऐप्स को हमने बैन किया था, प्लस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन अदर सेक्टर्स, उसको हमने रिव्यू कैटेगरी में रख दिया था। तो यानी कि हमने ये कोशिशें की। कारण क्या था? क्योंकि हम प्रेशर करना चाहते थे चाइना को। लेकिन जो प्रेशर करना चाहते थे, इंपोर्ट को कुछ कम करना चाहते थे, हमने सोचा कुछ इंपोर्ट कम होगा तो शायद इस प्रेशर से भी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो जाएगी। लेकिन क्या इंपोर्ट कम हुआ? नहीं हुआ, इंपोर्ट बल्कि बढ़ गया। तो हमने कहा ये इंपोर्ट कैसे बढ़ गया? तो इंपोर्ट इस वजह से बढ़ गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको जितना पुश चाहिए वो मिला नहीं। इंडिया प्राइमरीली एक असेंबलर की तरह काम कर रहा है कई सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग के। उसका मतलब है कि अभी भी जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मुझे ये रिमोट बनाना है, तो रिमोट बनाने के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स मुझे चाहिए, वो अभी मैं चाइना से ही इंपोर्ट कर रहा हूं। तो यानी कि चाइना से तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग के थ्रू आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक तरफ हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हम चाइना से भी अपना इंपोर्ट बढ़ा रहे थे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ये एक साल का ये डेटा है, मतलब 23 से लेकर मार्च 2024 तक का। $12 बिलियन का हमने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसका इंपोर्ट किया चाइना से, और $6 बिलियन का हमने किया हांगकांग से। वैसे तो चाइना कहता है हांगकांग उसी का पार्ट है भी।
ताइवान का मुद्दा अलग है, हांगकांग का अलग है। ब्रिटेन ने हांगकांग को दे दिया था चाइना को, लेकिन दो मॉडल पर चलता है, मतलब एक बाकी चाइना और दूसरी तरफ हांगकांग, लेकिन दोनों की इकोनॉमी मॉडल अलग है, तो हमने इनका डेटा अलग अलग ही रखा है। तो यस, देखो इतना बड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अब इसका एक बड़ा कारण क्या है? पहली बात तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है, राइट। इनकम्प्लीट इंडस्ट्रियल चेन्स हैं, जैसे कि अगर मुझे ये बनाना है तो इसके लिए मुझे जो जो कंपोनेंट्स चाहिए, सारे के सारे कंपोनेंट मेरे आसपास नहीं मिल रहे, कोई मुझे बहुत दूर से मंगाना पड़ेगा, प्लस वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं उन इनपुट गुड्स को अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ तो सस्ते पड़ रहे हैं। तो सोचो, अगर कोई इंडिया में असेंबलर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको इनपुट गुड्स चाइना से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा है, तो वहाँ से इंपोर्ट करेगा ना, क्योंकि भाई तभी तो प्रॉफिट मार्जिन होगा, तभी तो कुछ एक्सपेंड कर पाएगा। प्लस इंडिया में इंफ्रा का गैप है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बुलेट ट्रेन, उसका इंतजार आप सब कर रहे हैं, राइट। उसी की वायबिलिटी पर इंडिया में क्वेश्चन उठ रहे हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन जो हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है, आप चाइना देखेंगे, दे आर हैविंग मल्टीपल सच क्लस्टर्स वेयर दे हैव प्लान्ड दिस हाई स्पीड नेटवर्क सो दैट इट कैन बूस्ट देयर इंडस्ट्री। आप एवरेज लॉजिस्टिक्स यानी कि जो माल भाड़ा वाली आपकी ट्रेन होती है, फ्राइट कॉरिडोर होता है, उसका एवरेज स्पीड देखिए, वहाँ 100 प्लस है, यहाँ 25-30 किलोमीटर पर आवर के आसपास जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी देश में आपको मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है तो आपको इंफ्रा लॉजिस्टिक्स पर हैविली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वहीं से मेरा टॉपिक कनेक्ट हो रहा है कि यानी कि अगर हमें चाइना को काउंटर करना है, आगे जाकर मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना है, तो हमें चाइना का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी आपको पता लगेगा। जैसे अब यूएसए एंड अदर नेशंस आर सेइंग दैट वी वांट टू गो फॉर चाइना +1 स्ट्रेटजी, यानी कि हम केवल चाइना पर ही जिम्मेदार नहीं रह सकते, सप्लाई चेन को डाइवर्स करना है। तो इंडिया इज लाइक मोस्ट वेलकम, ठीक है करिए। प्लस चाइना भी चाहता है कि वो हाई टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, और ऐसे में कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपनी कंपनी से कह रहा है, अगर आप चीपर कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हो कराओ, तो कराओ, तो ठीक है, फिर इंडिया में इन्वेस्ट कर लो। रीजन, कुछ सेक्टर्स की जो हाई टेक्नोलॉजी है, मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें तो वेस्ट से अगर हम वो टेक्नोलॉजी लेते हैं तो महंगी पड़ती है, लेकिन अगर चाइना से वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आए तो सस्ती पड़ेगी। तो देखिए, हमें बनाना है अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेस, हमें कंप्लीट करनी है अपनी सप्लाई चेन, जिससे कि हर एक चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो यहीं बिल्ड हो जाए। तो उसके लिए अगर इन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया तो उसमें गलत क्या है? मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट करके उन कंपनीज ने यहाँ पर एक पोर्शन स्टार्ट कर दिया, मतलब बड़ी बड़ी यूनिट्स यहाँ पर लगा ली, तो अल्टीमेटली नौकरियाँ यहाँ पर बन रही हैं। चाइनीज़ कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हो गया इन्वेस्टमेंट, बट द पॉइंट इज, कम से कम आप जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे वो तो कम हुआ। अगर वहां से बनवाकर यहां पर इंपोर्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि उन्हीं को यहीं पर फैक्ट्री लगवाओ और यहीं पर फिर नौकरियां बढ़वाओ। तो आप कहेंगे कि ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, बट क्या इंडिया में वो कॉम्पिटिटिवनेस है? यस, दिस ट्रांजिशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड अंटिल नाउ, मतलब ये कुछ सालों में हमने ट्रांजिशन देखा है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। जैसे क्लीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इंडिया ने अपने एफर्ट से, जिसमें हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं प्लस गवर्नमेंट के सब्सिडी प्रोग्राम हैं, हमने जो आपका सोलर सेक्टर का फोटोवोल्टाइक सेल है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को 24% घटा दिया है। तो यानी कि भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी घट गई है तो कुछ तो कॉम्पिटिटिव होगा, है ना। लेकिन 2022 से अभी तक का मैं डेटा बताऊं तो चाइना की जो सोलर पीवी की मैं बात करूं, उसका रेट 55% घट गया है, 55%। तो सोचो, एक तरफ हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करी, लेकिन उधर चाइना अपनी कंपनीज को जो सब्सिडी देता है, सपोर्ट देता है, प्लस जो वो स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर बड़े तर्ज पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा सेल होगी, तो अल्टीमेटली आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो सकता है। तो उसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, गवर्नमेंट का सब्सिडी, इन सब का इस्तेमाल करके 55% कम कर लिया है। तो क्या इससे इंडिया के क्लीन टेक सेक्टर के लिए बुरी खबर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, जैसे हाइड्रोजन पॉलिसी है। प्लस ये डेटा देखिए, एक साल में $68 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है इंडिया के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। और ये कितना राइज है? अगर मैं 16 से 20 तक का पर एनम का एवरेज इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं तो ये 40% ज़्यादा राइज है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जो क्लीन टेक सेक्टर में इंडस्ट्रीज अभी काम कर रही हैं, मानकर चलिए कि ये अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में है, इन्फेंट फेज में है, और इसमें इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इस सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट इंडिया में होने वाला है। सो दिस ट्रांजिशन वी आर ऑब्जर्विंग। अब इसमें चाइना भी इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जो चाइना की कंपनी है वो केवल नेशनलिज्म में उलझेगी? नहीं,
वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेगी जहाँ पर उसको लगेगा कि सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। चाइना अभी तक उनको एडवांटेज दे रहा है, लेकिन अगर इंडिया compete करेगा तो पता बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं चाइना के, जहाँ जहाँ पर पैसा बन सकता है वहाँ पर वो एडिशनल अपना इन्वेस्टमेंट पुश करते हैं कि ठीक है चाइना से हम कमा रहे हैं, लेकिन एडिशनली हम वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना लेते हैं, इंडिया के कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दिस वे दे विल ऑल्सो कम इनटू इंडिया। नाउ एड्स की देखिए, यहाँ पर एड्स का जो इलाज होता है तो उसका जो कॉस्ट होती है टोटल वो 60% इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स ने घटा दी। ग्लोबल जो वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी, ये आप सब ने सुना है। यूएस में हर 3 पिल्स जो लेता है कोई, उसमें से 1 पिल इंडियन है। तो जो हम कह रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड, तो सोचो यूएसए की इकोनॉमी में हर 3 गोली जो हैं उसमें से 1 गोली इंडिया की है, तो यानी कि बिग पुश तो होने वाला है। नाउ अब लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम बूस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी करीब 65 to 70% जो कंपोनेंट है, एपीआईज जो हैं, वो हम चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो चाइना में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती है, तो इस वजह से हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारी सुपर पावर बन सकता है फार्मा सेक्टर, लेकिन उस सुपर पावर के लिए अगर हम 65 to 70% उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, तो कभी भी हमारी सुपर पावर, आपको नहीं लगता वो वीक पोजीशन में आ सकती है? अगर चाइना इस एक्सपोर्ट पर कुछ पाबंदियां लगा दे चाइना से, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जब पहले से ही पता है कि ये हमारी सुपर पावर बन सकती है और ये हमारी डिपेंडेंस है, तो इस सेक्टर पे कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अभी इंपोर्ट चीपर है, बट वी हैव टू फोकस ऑन दिस कि कैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई सस्ती की जा सके, इस पर भारत सरकार को फोकस करना पड़ेगा। चाइना नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है, एआई, रोबोटिक्स, ईवी। जैसे सीएटीएल नाम से एक कंपनी है चाइना की, वो फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स है यूएस की कंपनी, उसके ईवी सेक्टर के लिए वो पूरा का पूरा जो आपका बैटरी मॉड्यूल है वो दे रहा है। सीएटीएल वो कंपनी है जिसने 2023 में ये ऐलान किया कि उसके पास पेटेंट आ गया है ऑफ अ टेक्नोलॉजी जिससे वो 10 मिनट चार्जिंग से 590 किलोमीटर तक किसी गाड़ी को चला सकता है। 10 मिनट चार्जिंग से 590 किलोमीटर। और अब वो उसको फाइनली मार्केट वायबिलिटी के लिए वो काम कर रहे हैं, उस पर उसको लाने वाले हैं। तो सोचो सीएटीएल नाम से चाइना की कंपनी ईवी सेक्टर की एक बड़ी प्लेयर बन सकती है। ऑलरेडी आप जानते होंगे BYD वो ऑलरेडी टक्कर दे रहा है आपके टेस्ला को, राइट? तो मतलब BYD इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि अपने ही कंटेनरशिप ले लिए हैं उसने, कि जो ट्रांसपोर्ट करना है आपकी BYD कार को तो अपनी ही कंटेनरशिप से कर रहे हैं। तो यानी कि चाइना इसमें एक बड़ा हेजमोन बनता जा रहा है। तो अब यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से, अगर कोई इकोनॉमी हाई टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है तो अदर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो उसको आउटसोर्स करने की कोशिश करती है। तो आउटसोर्स अगर इंडिया की तरफ होगा तो जो हमें बेस चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो बूस्ट करेगा, वो बेस हमें इस अपॉर्चुनिटी के दौरान डेवलप करने का मौका मिल जाएगा। वो सप्लाई चेन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए आउटसोर्सिंग का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ये टाई अप कर रहे हैं, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, कार्बन, ये ओप्पो, वीवो जो चाइना की कंपनी है वो कह रही है हम आउटसोर्स कर देते हैं डिक्सन और कार्बन, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करो इंडिया में हमारे प्रोडक्ट्स को। ऐसे ही Xiaomi, ये ऑप्टिमस के से टाई अप इन्होंने करा है कि जो जितने भी ऑडियो कंपोनेंट हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो आप हमारे बनाइए। ऐसी एप्पल, सैमसंग ने तो अपना ही खुद का नोएडा में यू कैन से इंडियाज बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोबाइल की बना दी है। प्लस ऐसी ताइवानीज फॉक्सकॉन, पेंटागन। तो यानी कि इस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एक आउटसोर्स की वजह से बेनिफिट इंडिया को हो रहा है। लेकिन अभी आउटसोर्सिंग क्यों कर रहे हैं? तो कहा जा रहा है कि चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो इन्हें चीपर लेबर कॉस्ट मिल रही है, प्लस इन कंपनीज को गवर्नमेंट की सब्सिडी का भी फायदा हो रहा है। अगर हमें एक पूरा सप्लाई लाइन बनाना है तो हमें चाइनीज़ टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत है कुछ सेक्टर्स में, और उसके लिए उसको सेटअप करने के लिए हमें फिर उनको वीज़ा देना पड़ेगा। तो इस पर इंडियन गवर्नमेंट लिबरल वेज में वीज़ा फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। प्लस PLI जैसे स्कीम है जो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है, वो जो इंसेंटिव है। तो सोचो प्रोडक्शन के टारगेट हैं, अगर वो आप अचीव करोगे तब जाकर आपको ये इंसेंटिव गवर्नमेंट से मिलेगा, तो प्रोडक्शन भी बूस्ट होगी, जॉब भी बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कुछ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेशन, कुछ टेक्नीशियंस भी चाहिए। तो ऐसे में यस, इन दिस कैटेगरी वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, क्योंकि इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई चाइनीज़ हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज। अगर अपने देश को ताकतवर बनाना है तो जहाँ से मिल सकती है हमें लेनी चाहिए, राइट? फिर आपके अंदर कुछ मंशाएं होंगी कि यार ये सवाल पूछा जाए कि अगर चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया,
आउटसोर्स किया, दो तरीके हैं, कोई खुद कंपनी यहाँ पर बेस बना लें या आउटसोर्स कर दे इंडियन कंपनीज को। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हायर नेगोशिएटिंग पावर रख सकती हैं फ्यूचर में। लेकिन आपको ये समझना होगा कि देखो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आएगा, उससे इंडिया के भी नए स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनियां बन पाएंगे, जो पूरा का पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम तैयार होगा। प्लस वहाँ पर हम एक कैरेट स्टिक पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी आगे आने वाला है, बताऊंगा। तो चाइना की डोमिनेटिंग प्रेजेंस है हैवी इंडस्ट्रीज़ में। इसमें जैसे इंडिया की फॉर एग्जांपल भेल है, तो आज भी आप देखिए अगर आपको बिग टनल्स बनानी है तो उसमें हम वो बड़ी मशीनरी बना कौन रहा है? चाइना बना रहा है। और आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें बोरिंग मशीन, टनल मशीन ये चाहिए, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर कोलैबोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेक इन इंडिया अगर हमें पुश करना है तो हमें कहीं ना कहीं मेड इन चाइना के साथ कोलैब करना पड़ेगा। मेड इन चाइना के साथ कोलैब इन द सेंस कि वो जो इनपुट प्रोडक्ट्स हैं तो वो किस तरीके से हमारे फाइनल गुड्स में एम्बेडेड हों और हम इसमें एक तरीके से वो जो कोऑपरेशन वाला एंगल है उसको पुश कर सकें। जैसे चाइना ने आसियान के कई देशों में बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बनाए, जैसे उन्होंने खुद के यहाँ बनाए थे, जैसे शेंजन, ग्वांगझाओ, फूजियान, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क हैं। तो कोई चीज़ कहाँ पर प्लेस होगी, कैसी इंडस्ट्रीज आएंगी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लाना, ये सब चाइना के पास अनुभव है। तो अगर इन देशों ने इसका फ़ायदा लिया है तो कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश ये इंडिया के लिए कंपटीशन बन जाए। ऑलरेडी फॉर एग्जांपल लेदर सेक्टर में ऑलरेडी CLV नेशंस, ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये इंडिया को compete कर रहे हैं। बांग्लादेश में इश्यूज चल रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर, जो बिग ब्रांड्स हैं यूरोप की, दे आर सेइंग वी कैन नॉट रिलाई ऑन वेंडर्स इन बांग्लादेश। वहाँ तो पॉलिटिकल टर्मोइल है, तो कई लोगों ने कहा अरे इंडिया के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर पुश हो जाएगा। लेकिन वियतनाम बैठा है ना, वियतनाम टेक्सटाइल में उसको रिप्लेस करने के लिए बैठा है। वहाँ पर भी चीप मैन्युफैक्चरिंग है और चीप फाइनल प्रोसेस है। तो पॉइंट इज कि ऐसे में जिसका एडवांटेज आसियान नेशंस ले रहे हैं, हमें भी उन पॉलिसीज़ को फोकस करके अपने यहाँ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। चाइना का कहना है कि देखो हम तो ओपन टू वेस्ट हैं। तो ओपन टू वेस्ट मतलब वो वेस्ट की तरफ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, चाइना का अगर हम ये चाइना माने तो आपको पता है कि चाइना का मेजर जो इकोनॉमिक बेस है वो इस सेक्टर में यहाँ पर है। इसको हम कहते हैं हान चाइना। यहीं पर आपको बीजिंग, शंघाई, शेंजन, ग्वांगझाओ ये मिलेंगे। ये है चाइना का वेस्टर्न पार्ट। और चाइना को अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना है तो उसको इस एरिया को डेवलप करना है। और यहीं से वो अब कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके वेस्ट, ओपन टू वेस्ट पॉलिसी के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। जैसे ये है क्यूप्युक और ये है कुनमिंग। सो क्यूप्युक है ये, मतलब क्यूप्युक है म्यांमार का पोर्ट और कुनमिंग है चाइना के अंदर। तो अगर वो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर इतना खर्च कर रहा है, उधर CPEC से खर्च कर रहा है, जो इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से वो प्रोजेक्ट लेकर जा रहा है, जिसको इंडिया डिसअप्रूव करता ही है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर फोकस कर रहा है। हम भी इसी म्यांमार के थ्रू कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हम भी इसी म्यांमार के थ्रू इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसके थ्रू हम कनेक्ट करना चाहते हैं पूरे वियतनाम तक, साउथ चाइना सी में आना चाहते हैं। तो सोचो इंडिया से लेके वियतनाम। तो एक तरीके से इस पूरे रीजन में जो कनेक्टिविटी नेटवर्क है उसमें इंडिया भी एफर्ट कर रहा है, चाइना भी एफर्ट कर रहा है। मैंने भी आपको एक बात कही थी कि देखिए जियोपॉलिटिक्स में आपको कई चालें एक साथ चलनी पड़ती हैं। कुछ एरियाज़ में आपको एडमेंट होना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी एज यू आर अपोजिंग दैट। बट कुछ एरियाज़ में आप अगर कोलैब करके अपनी इकोनॉमी को उस रीजन की पुश कर सकते हैं, ताकत हासिल कर सकते हैं, तो ताकत भी हासिल करनी होगी। सो दैट इज़ द आइडिया कि कहाँ क्या यहाँ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में का इस्तेमाल करके हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। अब ये आइडिया काफ़ी पहले से चल रहा है। जैसे शी जिनपिंग, अब शी जिनपिंग ने वो लीडर माने जाएंगे जिन्होंने इकोनॉमिक पावर को से मिलिट्री पावर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और उसके बाद चाइना का जो रोबस्ट प्लान है कि ग्लोबल लेवल पर वेस्टर्न जो वर्ल्ड ऑर्डर उसको काउंटर करना है, तो उस पर जो वो काम कर रहे हैं, उनको भी ये बात पता है कि अगर इंडिया आपके अपोज में रहा तो यू विल कंटिन्यूसली फेस स्ट्रगल ऑन योर वेस्टर्न फ्रंट, ऑन योर सदर्न चाइना फ्रंट, एज वेल एज योर ईस्टर्न फ्रंट, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट में भी जापान, इंडिया कोलैबोरेट करते हैं USA के साथ। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड कम टुगेदर। तो यानी कि चाइना एंड इंडिया दे शुड कोलैबोरेट। उनका कहना है कि एशियन सेंचुरी तब तक नहीं बन सकती जब तक इंडिया और चाइना एक साथ मिलकर ताकतवर ना हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया ग्रो करता है, अब ये कह रहे हैं,
अंदर का आने तो उनको लग रहा है कि अच्छा चैलेंज दे रहा है, काउंटर करेंगे। तो हमें भी इसी तरीके से करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ जो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं लेना पड़ेगा। जैसे टेक ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ले सकते हैं। अब जैसे कैरेट स्टिक स्ट्रेटजी क्या है, अगर इंडिया इंसेंटिव्स दे रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, इंडिया लेबर कॉस्ट को कम कर रहा है आपकी, और इस बहाने चाइना की कंपनी को लग रहा है अरे अरे प्रॉफिट कमाएंगे, चलो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, आइए करिए इन्वेस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए, कोलैबोरेशन कीजिए हमारे डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, और उसके बाद जो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे दे शुड बी रोबस्ट, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशंस हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस होंगी, तो उन रेगुलेशंस के थ्रू हम एक स्टिक वाली पॉलिसी भी रख सकते हैं। ये मैं आपको बात बता रहा था कि एशियन सेंचुरी, वेस्ट से जो पावर एशिया की तरफ ट्रांसफ़र होगी इस 21वीं सदी में कहा जाता है। ऑलरेडी हम 2025 में आ गए हैं, तो अब बचे हुए टाइम में हमें देखना है कैसे वो होगा। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब इंडिया चाइना साथ साथ होंगे। चाइना का कहना है लेकिन यूएस से क्वाड, इंडो पैसिफिक, ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर इंडिया हमें चैलेंज करता है, लेकिन कई बार आपके कॉम्पिटिटर को जब तक आप लगातार चैलेंज नहीं करेंगे, बड़ा चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक वो आपके सामने कोऑपरेशन के लिए नहीं आएगा। जितना बड़ा रहेगा चैलेंज, उतना बड़ा आपका एडवर्सरी सोचेगा कि चलो यार कोऑपरेट करते हैं। एक तरफ हम क्वाड में भी हैं, इंडो पैसिफिक का विजन रखते हैं जिसमें हम रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, चाइना को काउंटर बैलेंस की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम ब्रिक्स में भी हैं, एससीओ में भी हैं, जहां पर हम रशिया के भी फ्रेंड हैं, हम चाइना के साथ भी उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। तो यानी कि इंडिया इज़ लाइक, मतलब ये तो इंडिया की डिप्लोमेसी का वंडर है कि हम एक बैलेंसर हैं। इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लक्स चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर 2.0 चल रहा है, यूएसए एंड चाइना आमने सामने है, यूएस से रशिया आमने सामने है, बट इंडिया दोनों जगह बैठा है। ये हमारी एडवांटेज भी साबित होगा आने वाले टाइम में। चाइना का कहना है कि देखो ऑलरेडी AIIB, NDB, ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, AIIB, एशिया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जो चाइना में ही है, लेकिन इसका सेकंड लार्जेस्ट, इसमें तो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इंडिया है। इसमें बराबर के हैं ब्रिक्स के पांचों जो देश थे, अब तो प्लस की तरफ हम जा रहे हैं, बराबर के यहाँ पर पार्टनर हैं। तो एक तरीके से ये तो कोलैबोरेशन शो कर रहा है ना कि यस we can actually collaborate in an institution and make it work, right? लेकिन हमें अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। मतलब इंडिया एंड चाइना फ्यूचर में हो सकता है इस तरफ सोचें। ये देखिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुश्मनियाँ बदलती हैं समय के साथ। एक टाइम पर फ्रांस एंड जर्मनी ये स्टॉन्च ओपोनेंट होते थे, दोनों का नेशनलिज्म ही एक्चुअली जोर मारता था ऑन द बेसिस ऑफ कि यार फ्रांस हमारा दुश्मन है, जर्मनी के अंदर अगेंस्ट फ्रांस, फ्रांस के अंदर अगेंस्ट जर्मनी। लेकिन आज दोनों के दोनों यूरोपियन पार्लियामेंट में साथ मिलकर फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी पर डिस्कस करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो यानी कि चेंज होता है समय। तो अगर फ्यूचर में चेंज होगा तो कैसे होगा? होगा क्या कि अगर ये इंडो पैसिफिक रीजन है, वर्ल्ड की मेजर पावर इस तरफ ट्रांसफ़र होगी, तो ऐसे में यहाँ पर इन सब देशों के साथ इंडिया एंड चाइना को कोलैबोरेट करना होगा एज वन पावर, सो दैट वी कैन काउंटर वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर। हम उन सुधारों को ला सकें उन इंस्टीट्यूशन में सुधार को ला सकें, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO या UN के कुछ रूल्स जो ज़्यादा एडवांटेज अभी तक वेस्टर्न नेशंस को देते आए हैं। इंडिया एक बैलेंसर का रोल यहाँ पर अदा करेगा, बैलेंसर। और कई बार ये जो बैलेंसर होता है ये ह्यूज एडवांटेज लेता है दोनों पावर्स से। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर हमें एडवांटेज लेनी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग लीप की, नेक्स्ट बड़ी छलांग लगानी है हमारी इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उसके लिए चाहिए हमें सप्लाई चेन कंप्लीट करनी है, सप्लाई चेन। और कंप्लीट करने के लिए सप्लाई चेन हमें देखना होगा कि अगर हमारे एडवर्सरी यानी कि हमारे दुश्मन चाइना के पास अगर वो कंप्लीट सप्लाई चेन है, तो हमें उसका मॉडल यहाँ पर रेप्लिकेट करना होगा। उसके लिए चाहे टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे हमें टैलेंट चाहिए, हम सब कुछ वहाँ से लेने के लिए तैयार रहने चाहिए। Once we build our base, then we can, मतलब Indian companies will take over their rightful place.